तो बच्चों, क्या आप क्लास 10th में गणित विषय के बारे में आप बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आपको YouTube पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन वीडियोस बहुत बहुत सारे वीडियोस हो रहे हैं। तो देखो, मैं आपके लिए एक समाधान लेकर आया हूं बेटा। जो अपना चैनल है ये हिंदी मीडियम हब, इस पे क्लास 10th के मैथ से आज मैथ का पहला वीडियो है जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर 1 है और याद रखना बेटा, मैं आपको मैथ में जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, सब चैप्टर सिर्फ एक एक वीडियो में, कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट, पूरा चैप्टर एक वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। बेसिक भी सिखाऊंगा और इसमें जितनी एक्सरसाइज होंगी उनके ऊपर भी हम सारा का सारा वर्क कर लेंगे। और वीडियो एक ही चैप्टर की सिर्फ एक ही वीडियो आपको मिलेगी, चाहे पहला चैप्टर हो या लास्ट चैप्टर हो, सबको एक एक वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है बेटा? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि भाई चैप्टर पूरा समझना है अच्छे से डिटेल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, तो बेटा जो लोग नए हैं तो याद रखना बेटा, मैं आपका जिगरी सर, ठीक है, मैं आपका जिगरी सर। और अब जैसा कि मैंने क्लास 10 की साइंस सिखाई, 11th और 12th की केमिस्ट्री, आज मैं आपके लिए बेटा क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट भी लॉन्च करने जा रहा हूं और इसके आपको चैप्टर वाइज पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी और पूरी कंप्लीट मैथ की आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, बिना समय को खराब करते हुए चैप्टर का पहले पढ़ते हैं बेसिक, कि हमें वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इन वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें ना कुछ बेसिक आना चाहिए इस चैप्टर को सीखने के लिए। तो हम उस बेसिक की बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए ना, वास्तविक संख्याओं से पहले हम बात करते हैं मैथ के, गणित के जितना भी बेसिक होता है ना, उस बेसिक की, कि संख्याओं पर नॉलेज हमारे पास क्या होनी चाहिए जिससे हम चैप्टर को इजीली पढ़ सकें। तो देखो बेटा, कुछ बातें ये लिखी हैं, 6-7 बातें हैं, बाकी इसके अलावा अभी हम वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं अगले पेज पर जाकर सीख लेंगे। उससे पहले हम इस पेज पर ये 7 चीजों को पढ़ते हैं। ये चीज अगर आप नॉलेज रखते हो तो पूरा चैप्टर इजीली ही आपका खत्म हो जाना है। अब देखो, जैसे सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है ना, तो इसे n से लिख देते हैं। मतलब संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, और कहां तक जाएगी बेटा? आपका इंफिनिट तक जाएगी। मतलब वे संख्या या वे नंबर्स जो एक से शुरू होकर इंफिनिट तक जाते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना? अब बात आती है पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ इतना फर्क होता है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, पूर्ण संख्या को इन इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर्स। अब देखो, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपकी? देखो, सिंपल सा इसके बारे में लिखना, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। भाई कहने का मतलब क्या है? भाई पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इसे आप W से लिख लीजिए, यानी कि ये तो शुरू हुई थी 1 से, लेकिन ये कहां से शुरू होगी? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, और कहां तक जाएगी बेटा? इंफिनिट तक जाएगी आपका। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। अब बात आती है बेटा पूर्णांक की, यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक को डायरेक्ट उदाहरण से समझ लो, पूर्णांक होते क्या हैं। देखो, पूर्णांक क्या होते हैं भाई? पूर्णांक 0 होता है, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 कहां तक जाएगा बेटा? इंफिनिट तक। अगर मैं आपसे बात करूं, इससे पहले -1 आएगा, -2, -3 और डॉट 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 इधर भी कहां तक जाएगा? इंफिनिट तक। तो ये जो नंबर्स हैं जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, जीरो भी होती हैं और प्लस वाली भी, पूर्णांक मतलब पूरे के पूरे अंक, यानी कि जो अंक पॉजिटिव होते हैं वो अंक निगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, और पॉजिटिव अंक इंफिनिट तक जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव अंकों को आप लिखना स्टार्ट कीजिए और कंप्लीट लिख दीजिए, तो क्या ये कभी खत्म हो पाएंगे? आप 10 साल लिखिए, आप 50 साल लिखिए, आप 100 साल लिखिए, कॉपी पे कॉपी भरती जाइए और
कितना भी लिख सकते हैं आप, लिखिए, आप अपने आगे वाली औलाद से बोल के जाइए कि वो उसके आगे के नंबर लिखे, उसके बाद की औलाद है वो उसके आगे के नंबर लिखे, लेकिन नंबर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकते, अगली संख्या बनती ही चली जाएगी, इसीलिए इसे इन्फिनिट बोला जाता है। अब वे संख्याएं जो जिसमें माइनस और प्लस दोनों की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। देखो पूर्णांक में क्या होता है ना, जो ये आपकी शून्य वाली संख्या है ये इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, और जो इसके आगे की सारी संख्याएं होती हैं ये सभी कहलाती हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और जो इससे पहले वाली संख्याएं होती हैं ये सभी की सभी कहलाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि अगर आप बात कहें, इनको इंटीजर्स बोलते हैं, ये हो गया निगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया जीरो इंटीजर्स। ठीक है, अब ये आप सीख गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, समझ में आ गया इजीली पूर्णांक क्या होते हैं। अब बात आती है सम संख्या की। सम संख्या, देखो सम संख्या के बारे में बस इतना याद रखना, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सके, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सके वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं अगर आपसे बोलूं सम संख्याएं, अगर आपसे मैंने बोला कि पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, मतलब जो पूर्ण संख्याएं होती है वो यहां से स्टार्ट होती है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब मैं आपसे कहूं इसमें आप मुझे बताइए कि भाई सम संख्याएं कौन सी हैं। सम संख्याएं देखो, क्या 0 2 के पहाड़े में से कट सकता है, नहीं कट सकता, 1 कट सकता है, नहीं कट सकता, लेकिन 2 कट सकता है, 2 एकम 2। क्या 3 कट सकता है, नहीं कट सकता है, लेकिन 4 कट सकता है, 2 दूनी 4। क्या 5 कट सकता है, नहीं, लेकिन 6 कट सकता है, 2 तियां 6। 7 कट सकता है, नहीं। 8 कट सकता है, 2 चौक 8। 9 कट सकता है, नहीं, लेकिन 10 कट सकता है, 2 पंजे 10। 11 कट सकता है, नहीं, लेकिन 12 कट सकता है, 2 छंग 12। इसका मतलब अगर आप नोटिस करें तो हर एक संख्या के बाद एक संख्या ऐसी मिल रही है जो कि सम संख्या होती है। इट मीन जो सम संख्याएं बनी वो आपकी क्या बनी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और डॉट 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 कहां तक चली जाएंगी बेटा, ये इन्फिनिट तक चली जाएंगी। ये आपकी हो गई सम संख्याएं। अब देखो सम संख्याओं का जस्ट उल्टा विषम संख्याएं। देखो इसमें एक लाइन अपने आप लिख लेना कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो सके। भाई वो हो सकती थी, इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख लेंगे ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो सके, क्या कहलाती है, आपका विषम नंबर कहलाता है, यानी कि ऑड नंबर कहलाता है। अब आप नोटिस करो जो मैंने अभी इस वाले उदाहरण से आपको समझाया विषम संख्याएं निकाल के, इसमें सर्कल के अलावा जो संख्याएं हैं, यानी कि आपका 1 एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 तो 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 13 इस तरीके से 15, 17, 19 और डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिट तक। आप ये सारी संख्याएं नोटिस कर लेना, ये कोई भी संख्या 2 के पहाड़े से नहीं कटती है, इसलिए ये कहलाती हैं विषम संख्याएं। अब बारी आती है, ये जो 2 पॉइंट है ना नीचे वाले, ये 2 हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखो भाई भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक, समझना बात को, ऐसी संख्या जो 1 के पहाड़े में, मतलब 1 से भाज्य हो सके, खुद से भाज्य हो सके और किसी तीसरे नंबर से भी भाज्य हो सके। मतलब इसके बारे में क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या के बारे में, ऐसी संख्याएं जो 1 से कॉमा खुद से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सके। समझना बात को, क्या बोला है, ऐसी संख्या जो 1 से खुद से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सके, वो क्या कहलाती है बेटा, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या, जैसे कि आप बात करो
भाज्य और ना अभाज्य को दोनों को एक साथ समझते हैं। अब अभाज्य की बारी, मैं एग्जाम्पल दोनों को एक साथ समझाऊंगा अभी आपको। अभाज्य संख्या क्या होगा भाई, इसमें ये लिख देंगे ऐसी संख्या जो एक से और खुद से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो सके। ठीक है ना, वो हो सकती है। भाज्य संख्या का रूल क्या है कि वो एक से, खुद से और किसी और संख्या से भी विभाजित हो सकती है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो एक से और खुद से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो सके, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। पहले मैं जरा साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऊपर पेज पर आपको थोड़ा सा मिटा के भाज्य और अभाज्य संख्या के उदाहरण समझाता हूं नेक्स्ट पेज पे चलकर। देखो बेटा, पिछला हमने अभी पिछले पेज पर जो भी सीखा, अब हमें लास्ट में हमने क्या सीखा था, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहले ना उसको उदाहरण से समझते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे मैं कुछ नंबर लिखता हूं, लाइक मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो बेटा, मैं क्या करता हूं, हम इसमें से ना चेक करते हैं भारी भारी से और बताते हैं कि भाज्य संख्या कौन सी है और बताते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें भाज्य कौन सी और अभाज्य कौन सी है। देखो, भाज्य का रूल क्या कहता है कि एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और से क्या करे, कट जाए, तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो, पहले भाज्य संख्या इसमें से पता करते हैं और उस पर हम सर्कल लगाते जाएंगे। जैसे कि देखो, सर्कल क्या लगाते जाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे। इधर देखो, पहला जो है एक का पहाड़ा, वो क्या किसी और से कट सकता है, नहीं कटता। दो का पहाड़ा जो है वो एक में आता है, खुद में आता है। लेकिन देखो, एक जो है वो आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये खुद के सिवा किसी और से नहीं कट सकती। फिर दो की बात करें तो दो जो हो गई वो भी हो गई आपकी अभाज्य संख्या। क्यों हो गई, क्योंकि दो जो है वो केवल एक में आता है, एक के पहाड़े में आ सकता है, दो के पहाड़े में आ सकता है, इसके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आ सकता। तीसरी जो है वो भी आपकी हो गई अभाज्य संख्या। क्यों हो गई, क्योंकि तीन जो है बेटा वो एक के पहाड़े में आ सकता है और तीन के पहाड़े में आ सकता है, लेकिन इसके सिवा किसी और के टेबल में नहीं आ सकता है। अब बात करें चार की, तो चार जो है वो आपकी भाज्य संख्या है। चार आपकी भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि भैया चार जो है ये एक के टेबल में भी आ सकता है, दो के टेबल में भी आ सकता है, दो दूनी चार, और स्वयं के टेबल में भी आ सकता है, चार एकम चार। तो दो से अधिक से कट रहा है ना ये। और इसी तरीके से अगर पांच की बात करें तो पांच जो है आपका अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये एक के टेबल में आता है और ये स्वयं के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और में नहीं कटता है। अगर मैं आपसे छह की बात करूं तो छह जो है आपका वो एक भाज्य संख्या है। छह भाज्य संख्या क्यों है, देखो छह जो है एक के टेबल में भी आ सकता है, दो के टेबल में भी आ सकता है, दो तिया छह, तो दो से भी कट सकता है, और छह जो है ये तीन से भी कट सकता है, तीन दूनी छह, और छह जो है स्वयं से भी कट सकता है। यानी कि ये एक और स्वयं के अलावा दो और तीन, दो अन्य पहाड़ों से भी कट रहा है, इसीलिए ये एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसके बाद में बात करें तो सेवन, तो सेवन आपका देखो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि सेवन जो है वो ना तो दो के टेबल में आता, ना थ्री के में, ना फोर के में, ना फाइव के में, ना सिक्स में। ये वन से कर सकता है और स्वयं से कर सकता है। अगर एट की बात करें तो एट आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। एट भाज्य संख्या क्यों है, देखो एट जो है ये एक के पहाड़े में भी आ सकता है, दो चौक आठ, दो के पहाड़े में भी आ सकता है, चार के पहाड़े में भी आ सकता है, चार दुनिया आठ, और खुद के पहाड़े में भी आ सकता है। इसलिए अगला जो है नाइन, देखो नाइन जो है, नाइन एक भाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे अरे सर अभी तो सम विषम चल रहा था, नाइन भाज्य संख्या कैसे हो गई। देखो नाइन भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि नाइन को अगर तुम एक से डिवाइड करो तो एक से डिवाइड हो जाएगा, तीन से डिवाइड करो, तीन तिया नौ, और नौ से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या क्या कहती है, वो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटने चाहिए, और ये तीन के टेबल में आता है। इस तरीके से बेटा अगला क्या है, दस। दस जो है ये भी आपका भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये दो से भी कट सकता है, पांच से भी कट सकता है, एक से भी कट सकता है, और खुद से भी कट सकता है। इसके बाद है ग्यारह। ग्यारह जो है वो अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ग्यारह सिर्फ एक के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, किसी और में नहीं आता। इसके बाद में बारह। बारह जो है ये आपकी भाज्य संख्या है। कैसे, ये दो से भी कट सकता है, ये तीन से भी कट सकता है, ये चार से भी कट सकता है, ये छह से भी कट सकता है, और ये स्वयं से भी कट सकता है और एक से भी कट सकता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की। देखो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं देखो ऐसी संख्या
जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसको ना उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, उदाहरण से समझ लेंगे और इसी के साथ में ना आपका अपरिमेय संख्या भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो सभी की सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन बेटा, अगर बहुत सारे बच्चे ना हमारे चैनल पे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे, सर आप हम तो आए थे क्लास 10 गणित का पहला चैप्टर देखने और इतना समय निकल गया, अभी तक पहला चैप्टर तो आया ही नहीं है। बेटा आएगा, पहला चैप्टर आएगा, लेकिन क्या तुम्हें कोई पहला चैप्टर पढ़ाने से पहले इतना सारा बेसिक सिखाएगा, या तुम्हें ये बेसिक आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारों को नहीं आता होगा, नहीं आता होगा। तो बेटा ये जिगरी सर जो है ना, ये चाहता है कि तुम इतनी डिटेल में सीखो चीजों को कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखो, वास्तविक संख्याओं से पहले हमें इन सारी संख्याओं का पढ़ना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बार बार वर्ड्स आते हैं, फिर हमें पता ही नहीं होता है किसकी बात हो रही है। अभी चैप्टर तो कोई बड़ी चीज नहीं, चैप्टर इजिली आपके खत्म हो जाने हैं। तो अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि भाई बोला क्या गया है। बोला गया है परिमेय संख्या की। देखो, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी हो। ज्यादा समय ना खराब करते हो, दो चार उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 4, मैंने लिख दिया 8, मैंने लिख दिया 13, मैंने लिख दिया 1.24, ठीक है ना, 1.24, और मैंने लिख दिया 1.37। ठीक है, अब इतनी मैंने बातें लिखी। अब आप सुनो एक बात मेरी, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और संख्या कैसी होनी चाहिए? शांत होनी चाहिए। मतलब उसके नंबर्स जो है वो डॉटेड करके इंफिनिट तक ना लिखे गए हो। जैसे पॉइंट वाली संख्याओं में आपने देखा हो कई बार डॉटेड करके संख्या लिखी होती है, तो जो डॉटेड करके लिखी होती है उनका आंसर खत्म नहीं हुआ होता, उनका आंसर आगे जा रहा होता है, और वो अशांत होती है। तो अशांत वाली जो होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, जो शांत कहलाती है। शांत का मतलब है कि पॉइंट के बाद एक आध नंबर आया और संख्या खत्म हो गई, खत्म हो गई। शांत या आवर्ती हो, इस तरीके से, जैसे कि शांत और आवर्ती ऐसे लिखा हुआ 1.33 और ये खत्म हो गई, लिखा हुआ 1.22 और ये खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सभी के सभी कहलाती है परिमेय संख्या, और इसकी उल्टी संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप कहेंगे सर ये तो संख्या लिखी हुई है, इसे P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूं? अगर मैं इसे 2 अपॉन 1 लिख दूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? ये 2 नहीं रहेगा, है तो ये अभी भी 2 ही ना, क्योंकि यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q को कभी 0 नहीं लगाना, क्योंकि 0 से किसी को भाग करते हैं तो वो संख्या भी 0 हो जाती है, इसीलिए संख्या बदल जाएगी। जैसे मैं इसके नीचे 0 लगा दूं तो ये 4 नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा और ये संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे जो भी लगाना है वो हमेशा कैसा लगाना है? 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के कोई भी संख्या नीचे आ सकती है। सपोज करो इसके नीचे 1 लगा दी, देखो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसके नीचे भी आप 1 लगा दो, इसके पॉइंट को हटाओ और इसके नीचे आप 100 लगा दो, पॉइंट हट के 2 पॉइंट हटेंगे, 2 0 बढ़ेंगे। अब ये 122 बटे में 100 हो गया। तो क्या अगर मैं वापस इसे उस संख्या में लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता? ये बनेगा तो 1.22 ही ना। क्यों? क्योंकि भाई नीचे देखो, क्या ये नीचे Q इज Q क्या 0 के बराबर है? नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब अपरिमेय संख्या की बात है ना, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं आपकी जैसे कि ना ऐसे, जैसे कि लिखा हुआ है √2, √3, √5, ठीक है ना, ये सारी इस तरीके से जो संख्याएं होंगी आपकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या की बारी आती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखो, वास्तविक संख्या के बारे में बस इतना याद रखना है आपको कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है ना। ये बेटा मैं जरा साइड हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। अब इसके चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि इसकी अभ्यास है, हमें दोनों निपटानी है। तो देखो बेटा, अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 में ना क्या है ना, 1.1 जो है वो आपकी जो मतलब चैप्टर 1 है आपका, वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग जो है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसके ऊपर पहली एक्सरसाइज पूरी बना दी गई है। और दूसरा भाग जो है वो 1.2 से पहले अभी समझ लेंगे। तो 1.1 को पढ़ने के लिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये है ना 1.1। अब इसमें सीन क्या है ना, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, इस एक्सरसाइज को निपटाने के लिए छोटी छोटी 2-3 बातें पता होनी चाहिए। तो जो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे निपटाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सो इसको निपटाने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, मतलब प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला एक हमारे पास 24 नंबर है, अगर आपसे मैं कहूं 24, आप मुझे यह बताइए जो ये 24 है ये एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? भाई तृतीयक भाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्यों है? ये 2 से भी कट सकती है, 1 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, 6 से भी कट सकती है, 8 से भी कट सकती है, 24 से भी कट सकती है, 12 से भी कट सकती है। तो भाज्य संख्या मैंने अभी आपको पीछे बताया, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो एक से, स्वयं से और उसके अलावा किसी अतिरिक्त नंबर से भाग दी जा सके वो आपकी कहलाती है क्या? भाज्य संख्या। तो ये एक भाज्य संख्या है। अब मैंने क्या बोला, अगर इस भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिख सकूं मैं, देखो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने 24 लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड लेंगे। कौन से लेना है? अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सके। तो अभाज्य लेंगे ना, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ले लो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट कर दो, 2 छंग 12, फिर 2 से कट कर दो, 2 तियां 6। अब देखो 3 जो है वो 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है ना, तो 3 को 3 से कट कर दो। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 24 जो है वो बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 बन गया। तो ये जो सारे नंबर मैंने इस्तेमाल करे हैं ये कौन से हैं? ये हैं आपके अभाज्य नंबर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, सर अभाज्य का क्या लॉजिक है? तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कि मैं आपको अभी अंतर समझाता हूं। देखो अभी आगे बढ़ेंगे लेकिन अंतर समझते हैं पहले, भाज्य में और अभाज्य में, भाज्य में और अभाज्य में। जैसे कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया है 24, इसी का इस्तेमाल करता हूं मैं। क्या मैं 24 के गुणनखंड लिखना चाहूं तो 24 के गुणनखंड में ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 24 के गुणनखंड, जैसे कि भाई 24 है, भाज्य 1 लिख दूं तो 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, 6 चौक 24 और आपका हो जाएगा 8 तियां 24, आपका हो जाएगा 24। हाँ 3 प्रकार से हो रहा है, मतलब 24 तो इससे भी बन रहा ना कि 24 6 चौक 24, 8 तियां 24, 12 दूनी 24। तो ये जो गुणनखंड हैं इधर वाले, ये जो गुणनखंड है आपके, इन गुणनखंडों को जरा देखने की कोशिश करिए। इन गुणनखंडों में जो संख्या इस्तेमाल हुई है ना, तो इसमें भाज्य संख्या भी इस्तेमाल हो गई। जैसे कि ये है भाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या और ये है भाज्य संख्या। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? 24 बराबर किसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 12, 12 सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। इसमें जो नंबर आए हैं ये सारे कैसे हैं? ये हैं अभाज्य, इसमें भाज्य आ गए। तो इसीलिए हम 2 तरीके से इसकी मदद से कर सकते हैं, एक भाज्य से और एक अभाज्य से। ये चैप्टर जो है इसका पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 1.1 का सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखो अब इस एक्सरसाइज को ना निपटाते हैं। पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट मान लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और लिख लेना इसे अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना? अब देखो भाई, इसमें क्या करना ना, 1.1 एक्सरसाइज जब डालना तो पहले जरूरी बातें लिख के जो मैं यहां पर आपको बताता जाऊं आपको लिखते जाना, फिर उसके बाद में देखो सवाल कितने आसान होते चले जाते हैं। अब जैसे हम इसका पहला वाला सवाल सॉल्व करते हैं, क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दे रखी संख्या 140, तो हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करते हैं ना, साइड में सबसे पहले फटाफट क्या करिएगा, 140, ये रहा 140। अब इसके अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड कभी भी निकालना तो जो अभाज्य संख्याएं होती है ना उसमें कभी आगे बड़ी संख्या पे मत भागना। आप स्टार्टिंग से देखते हो चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई मारो, फिर उसकी अगली से, फिर उसकी अगली से, फिर उसकी अगली से, कभी भी गलती नहीं करोगे, इजीली कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब देखो बेटा अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 लेते हैं, 2 सत्ते 14, 0 का 0, ये भी 2 से कट सकता है, 2 तियां 6, 1 बचा, आगे जाके 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखो जो 35 आया, क्या 35 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता है।
अगली अभाज्य संख्या होती है 3। क्या 35 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। अगली अभाज्य संख्या होती है 5, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 सिर्फ खुद के टेबल में आती है और 1 के टेबल में आती है, इसके अलावा किसी और संख्या में नहीं आती। तो 5 सत्ते 35। अब जो 7 है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि किसी और के टेबल में नहीं आती। 7 ही कम 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बना दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। लीजिए पहला सवाल आपका हल हो गया। इसी का हमें दूसरा सवाल हल करना है 156। इसके निकालेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो देखो भाई क्या करेंगे, 156 सबसे पहले क्या करो, 156 देखो 2 से कट करो, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करो, 2 तियां 6, 2 नीम 18। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, क्या ये 2 से कट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगली अभाज्य संख्या होती है 3, तो इसे 3 से ट्राई मारते, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब देखो ध्यान से, जो 13 है, 13 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? देखो रूल क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये भाज्य संख्या तो है ही नहीं ना, ये खुद अभाज्य संख्या है 13। क्यों? क्योंकि 13 जो है वो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। तो भैया 13 एकम 13 कर दीजिए। अब इससे गुणनखंड बना दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 13 तियां 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। ठीक है बेटा, ये आपका इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। थर्ड वाला जो है ये आपको होमवर्क में करना है। थर्ड वाला इसका फोर्थ वाला मैं करवाता हूं। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये फिफ्थ वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। देखो तीसरा वाला आपको मुझे होमवर्क में करके दिखाना है। होमवर्क में कैसे करेंगे, आप मुझे ये सवाल सॉल्व करिए, आंसर में जब इसका आप आंसर निकाल लें तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि 1.1 के मतलब कमेंट में डायरेक्ट बता दीजिएगा कि पहले के तीसरे का आंसर कितना आया। किसी भी तरीके से आप मुझे लिख के इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बात को समझ गए और इसका आंसर सही शब्दों में दे सकते हैं। ठीक है ना, इतना जरूर कीजिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है आपको। अब हम करते हैं 5005 वाला। इधर देखो बेटा, हम लिख रहे हैं 5005, इसको सॉल्व कर रहा है ना, तो 5005। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब आप मुझे ये बता दो 5005 जो है ये किससे कट सकता है? बताइए, क्या ये 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। लेकिन ये 5 से कट सकता है, और 5 अभाज्य संख्या, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। अब आप अगली संख्या से ट्राई मारिए। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7, 7 से ट्राई मारिए, तो 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गया, 7 तियां 21। देखिए कट गया। अब 7, क्या ये 7 से कट सकता है? 7 दूनी 14, 3 बचेगा, नहीं कट सकता। तो अगली अभाज्य संख्या लो, 7 के बाद आती है 9, 9 से ट्राई मार के देखो। नहीं, 9 जो है आपकी वो भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आती है, 9 9 के टेबल में भी आती है, और 1 के टेबल में भी आती है। और इसके बाद 7 के बाद जो आपकी आएगी 8 9 10, ये भाज्य संख्या होती है। फिर आएगी 11, 11 से ट्राई मारो, 11 एकम 11, 3 बचे 33 हो गया, 11 तियां 33, कट गया। अब 11 से बड़ी भाज्य संख्या खुद 13 होती है, तो 13 एकम 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये बेटा आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो 3 हो गए, ये आपका होमवर्क का है। लास्ट वाला बचा है, इसको और निपटाते हैं और खत्म करते हैं पहला सवाल। तो लास्ट वाला है आपका 7029 के अभाज्य गुणनखंड। देखो किसके निकालना है, 7029, 70 नहीं 7429। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल आपके लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा टफ भी है कि इसमें संख्या जो दे रखी है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये आप सबसे ट्राई मान लेना, करके देख लेना। ये जो कटेगा ये कटेगा 17 से जाके, 17 चौक होते हैं आपके 68, 74 में से 68 जाएगा तो आपका बचेगा 6, 62 हो जाएगा नहीं जाएगा? तो 17 तियां 51 होते हैं, 51, 62 में से 51 जाएगा तो आपका बचेगा 9 और 2 11, तो आपका हो जाएगा 119। कितना हो जाएगा? 119। और 17 के पहाड़े में आप रीड करिए, क्या 119 आता है? बिल्कुल आता है। 17 का पहाड़ा अगर आप 7 बार पढ़ेंगे ना तो आपका आ जाएगा 119।
अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी भाज्य संख्या हमने जो भी अभाज्य संख्या हमने यूज करी है, अगली बार में उससे बड़ी लेंगे। छोटी की ओर मत जाना कि इसको तुम 2 से चेक करने बैठ जाओ, 3 से चेक करने बैठ जाओ, समय खराब करोगे। तो 17 के बाद में बड़ी भाज्य संख्या होती है, बड़ी अभाज्य संख्या होती है 19। तो 19 से ट्राई मारो, 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए तो आपका बचा 5, 57 हो गया। 19 तियां होते हैं 57। अब 19 के बाद में भाज्य संख्या देखो 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही काट दो, 23 ही कम 23, तो इसका आंसर हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपका आंसर हो गया। अब ये पहला वाला सवाल यहां पे आपका खत्म हो जाता है। ये रहा पहले का आंसर, ये रहा दूसरे का आंसर, ये रहा तीसरे का आंसर और ये रहा चौथे का आंसर। मैं साइड में हूं, पहले आप इसका जरा स्क्रीनशॉट मारे फटाफट से। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणा एचसीएफ होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम है। अब देखो इन सवालों में क्या है, पिछला सवाल जो करा था उसमें सिर्फ एक ही संख्या थी, यहां पर दो दो संख्याएं दे रखी हैं और बोल रहे हैं कि पहले तो इनका क्या निकाल लिए कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, फिर इनकी जांच करिए। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, देखो एचसीएफ जो होता है वो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो होता है वो आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इसको बोलते हैं मासा और इसको बोलते हैं लासा, इन शॉर्टकट मासा और लासा। अब देखो भाई बुक में एचसीएफ और एलसीएम का इस्तेमाल करा है, मासा लासा का इस्तेमाल नहीं करा है, तो हम भी मासा को एचसीएफ और लासा को एलसीएम ही बोलेंगे। मैंने क्या बोला है, एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना पहले सीखते हैं, फिर इन सवालों को करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है 24 गुणा 40। सबसे पहले क्या करते हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, ये आया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए बेटा 24 के, तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड आए आपके वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आए ना भाई। अगर चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 से काटा पहले, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 24 के ये आए। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 40, तो 40 के निकाल लेते हैं। हमने 40 के निकाले, 2 एकम 2 0 का 2 दूनी 4 0 का 0, फिर 2 एकम 2 0 का 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, तो इसके आए बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है ना। सबसे पहले ये काम कर लिया हमने, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में इसकी ही मदद से हम निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो कि दोनों में कॉमन हो। जैसे कि इसमें ध्यान से देखो, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है ना। तो कॉमन वाले सिर्फ, तो 1 2 3, 3 बार 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया इसका एचसीएफ। जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं ना, एलसीएम जब निकालते हैं तो दोनों संख्याओं में जो 2 बार होते हैं उनको तो सिर्फ एक बार लिख लेते हैं। देखो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वालों को लिखते हैं, जो एक्स्ट्रा अकेले अकेले होते हैं उनको छोड़ देते हैं। जब एलसीएम की बारी आती है तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे और एक्स्ट्रा वालों को भी लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, फिर एक बार 3 और एक बार 5, 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। देखो ध्यान से, अब ये जो आया ये आपका आ गया एचसीएफ, ये आपका आ गया एलसीएम। इस तरीके से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर एचसीएफ और एलसीएम की हमें जांच करना है। जांच करने के लिए हम एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध का सहारा लेंगे, जो कि तब इस्तेमाल होता है यदि ए तथा ए कॉमा बी दो संख्याएं हो, तो ए गुणा बी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट मारो और ये एग्जाम्पल आप अपने पहले इस सवाल को करने से पहले नोट करके ये सारा डाटा लिख लेना। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। देखो सवाल कैसे करना है, सवाल के ऊपर आते हैं। ये देखो पहला वाला सवाल, देखो अभी की अभी उड़ता चला जाएगा ऐसे ही।
और एक चीज और याद रखना, जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, जिन संख्याओं को निकालते हैं उन्हें ऐसे ही ब्रैकेट में एचसीएफ और एलसीएम के पास में लिख देते हैं। अब देखो जैसे कि पहला वाला सवाल है 26 और 91, 26 और 91, तो हम पहला सवाल हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 26 और 91 इनके क्या बना लेंगे बेटा, गुणनखंड बना लेंगे। कौन से, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। कौन से गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर लिखेंगे दूसरा है 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है। दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। तो क्या करते हैं, कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब 13 जो है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। दूसरा है 91, तो 91 किसकी टेबल में तुम्हारा आ सकता है, किसकी टेबल में आएगा 91, 13 की टेबल में आता है, या फिर आप इसे पहले 7 से कट कर लीजिए। 7 भी तो अभाज्य है, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 तियां 21, फिर 13 एकम 13। तो देखो बेटा जो 26 के गुणनफल आए वो कितने आए, 2 गुणा 13, और इसके कितने आए, 7 गुणा 13, ये आए। अब इतना होने के बाद में आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, हमें अभी 2 चीजें निकालनी है। हमें पहले निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कौन सी संख्या है, 26 91, तो ऐसे करके लिख दो 26 91, एलसीएम के ब्रैकेट में भी लिख दो 26 91, यूं करके। अब एचसीएफ निकाल ले, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में कॉमन कौन है, ये कॉमन है, तो ये ही इसका क्या हो गया, एचसीएफ। अब जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम मैंने क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन हो उसे तो एक बार लिख लेंगे और बाकी 7 इंटू में 2 को यूं करके लिख देंगे। अब इसकी गुणा करवा लो, 7 दूनी या फिर 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, ये आया। अब हमें क्या करनी है, हमें इस क्वेश्चन की जांच करनी है। क्या करनी है बेटा, क्वेश्चन की जांच करनी है, ठीक है। अब जांच करने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले का सहारा लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ऐसे करके भी इसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं दी कौन सी है, 26 और 91, तो 26 गुणा 91 बराबर HCF और LCM। HCF आया था 13 और LCM आया था 182। अब आप इसकी इससे गुणा करवाइए, इसकी इससे गुणा करवाइए। अगर दोनों राइट आ जाते हैं तो आपने आंसर सही किया है, और राइट नहीं आते हैं तो आपने आंसर गलत किया है। जब आप इसकी इससे गुणा करवाएंगे तो आपका आएगा 2366, इसकी इससे करवाएंगे तो भी आएगा 2366, और ये हमने इसकी जांच कर ली है। आप गुणा करवा के देख लीजिएगा, आंसर आपका यही आ जाएगा। ये बेटा इसका पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मारो, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन इसका आपको होमवर्क में जरूर दिया जाएगा। हो गया बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बेटा दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल आपका बोला है 510। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। बोला है 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा फटाफट से क्या करते हैं, 510 के अभाज्य गुणनखंड हम बना लेते हैं। सबसे पहले इसे 2 से मारते हैं ट्राई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से काट लीजिए, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6 और 2, अब 3 से नहीं कटेगा तो आप 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 510 से कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये आए बेटा। तो इस तरीके से 92 के भी निकालना है, तो जल्दी से 92 के निकाल लेते हैं। तो 92 भाई 92 पहले 2 से कर लीजिए, तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और 23 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसके ये आ गए, ये आ गया आपका 2 गुणा 23, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो दोनों में बेटा हमें निकालना है एचसीएफ, किस किस संख्या का निकालना है, 510 92। इस तरीके से हमें 510 92 क्या निकालना है, एलसीएम, फिर इसकी जांच करेंगे। तो देखो जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, दोनों में ही जो कॉमन हो, देखो 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना, तो 2 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। जब एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे,
बाकी बच्चों वालों को सबको लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, सबको लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो इसकी फटाफट से इसकी गुणा मान लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। जब इनकी गुणा मारी तो 60 आया, तो अगले स्टेप में आ गया 60 इंटू 17 इंटू 23 आ गया। 60 की 17 से 17 छंग सॉरी 17 102 यानी कि 17 छंग 102। तो 102 में 0 लगा दिया तो आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे से कर लेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसे अभी कर लेंगे, पहले इसको निकालते हैं। तो आपको हो जाएगा 17 यानी कि 17 छंग यानी कि 17 छंग 102, 102 में 0 जोड़ा तो 1020 गुणा में 23 गुणा में 23, तो 23 गुणा 10 यानी कि 1020 की गुणा करवानी है 23 से बेटा, यानी कि 1023, तो तुम्हारा 23 और ये हो गया 460। देखो बेटा इतना आएगा, बाकी आप गुणा करके देख लेना, आराम से बैठ के गुणा कर लेना। 23 460 आया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है, जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना आया 2 और वो कितना आया 23 460। ठीक है, तो जांच करनी है, तो 2 से इसकी गुणा करवा लो, 0 का 0, 6 दूनी 12 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 920। जब 510 की 92 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इधर देखो 510 की किससे करवाना है 92 से, ये रही 92 से, ट्राई कर लेते हैं। 0 का 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 इंटू 9, 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 0 2 9 6 4, 46 920। देखो बेटा 46 920 इधर आया, 46 920 इधर आया, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा बेटा। और देख लेना जांच में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन जो इसका है बेटा, वो आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में मुझे इसका जवाब भी जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन आपने किया तो इसका आंसर आपका राइट आया या नहीं आया। ठीक है ना, ये बेटा आपका एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है और हमने एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ तथा एलसीएम से जांच करना सब कुछ सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से बेटा मैं साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।